नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए में चेहरा कौन, फेस पर सस्पेंस। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब तक तय ये नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद यह बात साफ हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि आखिर बिहार चुनाव में एनडीए जीतता है तो क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। बिहार चुनाव के बाद जब सभी दल एकजुट होंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे तो अपना नेता तय कर लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ भाजपा बल्कि बिहार की जनता को पूरा भरोसा है। तो गृह मंत्री के बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एनडीए में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। क्या नीतीश कुमार आगे सीएम? हालांकि एनडीए जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन आगे वो मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय होगा, ये चुनाव के बाद तय होगा और विधायक दल जो है वो सीएम चुन लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब एनडीए नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, अगर इस पर सस्पेंस है तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो शाह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी जो है मायने खोजे जाने लगे हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। एनडीए में सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन कम से कम नीतीश कुमार मौजूदा समय में वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की अगुवाई में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद ये बयान कहीं ना कहीं बड़े मायने रखता है। तो एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इस पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ रहा है, लेकिन आगे मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जो है विधायक दल के जो सभी पार्टियों के एनडीए जो पार्टियां हैं उनके जो मुखिया हैं और जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग की बात। भावुक मुलाकात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने फतेहपुर स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे। यह मुलाकात बेहद भावुक और संवेदनशील रही। आपको बता दें कि राहुल गांधी हरिओम के घर पहुंचे तो शोक में डूबा परिवार गहरे सदमे में था। राहुल गांधी के सामने हरिओम की मां फूट फूट कर रोई। इस दृश्य को देखकर राहुल गांधी भी भावुक उठे और उन्होंने मां को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भावुक क्षणों में राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का हाथ थाम लिया। उन्होंने न केवल उनके पिता को गले लगाकर ढांढस बंधाया बल्कि हरिओम की बहन भी राहुल गांधी से लिपटकर फपक कर रोई। बाद में कहा कि राहुल गांधी उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं और मिलकर उन्हें अच्छा लगा। तो राहुल गांधी मृतक हरिओम के परिजनों से मिलकर भावुक नजर आए। क्या दलित होना अब गुनाह है, ये इस पर अब बात हो रही है। तो मृतक हरिओम के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस दौरान जो परिजन थे, मृतक हरिओम के जो परिजन थे वो राहुल गांधी से लिपटकर रोते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने भी परिवार को सांत्वना दी। हरिओम के परिजनों से, बहन, मां, पिता सभी से मिलकर उनको सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
तो राहुल गांधी रायबरेली में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से फतेहपुर स्थित उनके पैतृक आवास मिलने पहुंचे। ये मुलाकात काफी भावुक नजर आई, संवेदनशील भी रही। आपको बता दें कि राहुल गांधी हरिओम के घर पहुंचे तो शोक में डूबा परिवार गहरे सदमे में था। राहुल गांधी के सामने हरिओम की मां फूट फूट कर रोने लगी। इस दृश्य को देखकर राहुल गांधी भी भावुक उठे और उन्होंने मां को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भावुक क्षणों में राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का हाथ थाम लिया। उन्होंने न केवल उनके पिता को गले लगाकर ढांढस बंधाया, बल्कि हरिओम की बहन भी राहुल गांधी से लिपटकर रोते नजर आई। बाद में परिवार ने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं और मिलकर उन्हें अच्छा लगा। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रही हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है। तो राहुल गांधी मृतक हरिओम के परिवार से मिलने पहुंचे, हरिओम की बहन से लिपटकर रोए। आपको बता दें राहुल गांधी से लिपटकर हरिओम की बहन रोती नजर आई। और अब हम बात करेंगे चला पटाखा बड़ा हादसा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कस्बे के सीपी तिराहे के पास शुक्रवार को पटाखा चलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर सड़क पर पटाखे चला रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तीनों को गंभीर हालत में सीएचसी कायमगंज पहुंचाया, जहां मेरापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर परोली निवासी ध्रुव तिवारी, प्रयाग तिवारी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दीपांशु यादव निवासी दलेलगंज थाना शमशाबाद घायल है। हादसे की सूचना पर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तीनों छात्र सीपी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों मृतक चचेरे भाई थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, चलती बाइक से पटाखा चलाने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 छात्रों की जो नवयुवक थे और छात्र थे उनकी मौत हुई है, जबकि ये गंभीर रूप से घायल है। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही ने मौत को दावत दे दी, क्या कहेंगे? ये जो है एक प्रयाग तिवारी और जो ध्रुव दुबे है वो, और एक ये दिव्यांशु, ये तीनों कक्षा 11 के सीपी विद्या निकेतन के छात्र हैं। और ये तीनों एक ही बाइक पर बैठकर किसी थैले में ये धमार पटाखे लेके चल रहे थे। और बताया तो ये जा रहा है कि जो है बाइक जो है अचानक फिसल गई और जिससे जो है वो पटाखे एकदम विस्फोट कर गया। तो उसमें जो 2 लोग थे, प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए और ये दिव्यांश भी घायल हुआ गंभीर रूप से। लेकिन जो है जब तीनों को वहाँ सीओ मौके पे पहुंच गए, राजीव कुमार द्विवेदी और प्रभारी निरीक्षक पहुंचे, तो इन्होंने तत्काल ही 108 एम्बुलेंस से इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज पहुंचाया, जहाँ चिकित्सकों ने प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे को तो मृत घोषित कर दिया तथा दिव्यांश जो घायल था गंभीर रूप से, इसे लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया। और वो सरकारी एम्बुलेंस से तत्काल ही फर्रुखाबाद लोहिया अस्पताल जब पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने देखा कि इसके पैर बिल्कुल ही जख्मी हो चुकी टांगे और गंभीर रूप से घायल था, तो उन्होंने
तुरंत ही इसे हायर सेंटर के लिए, उन्होंने तो सफाई के लिए रेफर किया था, लेकिन बताते हैं परिजनों ने ये कहा था कि हम अपने हिसाब से अपनी स्वेच्छा से ले जा रहे हैं हायर सेंटर। अब ये कहाँ ले गए इसका अभी तक बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल है दिव्यांशु, और ये कक्षा 11 के छात्र सीपी विद्या निकेतन के। और सतीश, अगर बात की जाए, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कहीं ना कहीं त्योहारों से पहले एक दो परिवारों पर वज्रपात हुआ है और कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही का नतीजा है। क्या परिवार वालों ने, और सड़क पर जिस तरीके से इन छात्रों के द्वारा बाइक पर बैठकर, 3 सवारी बाइक पर थी और उसके बावजूद पटाखे फोड़ते हुए ये चल रहे थे, किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी ने उनको रोका नहीं, और पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर नदारद थी क्या, जो इन छात्रों को, इन बच्चों को रोका नहीं गया? क्योंकि त्योहारी सीजन है, सड़क जो है सड़क पर पुलिस मुस्तैद नजर आती है, लेकिन इन छात्रों का सामना क्या पुलिस कर्मियों से नहीं हुआ? ऐसा है, ये जहाँ पर ये हादसा हुआ है सीपी विद्या निकेतन तिराया, जिस समय छुट्टियां होती हैं, एक सीपी विद्या निकेतन है, एक वहाँ पे एपी पब्लिक स्कूल है, एक शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान। जब छुट्टियां होती हैं तो वहाँ पे इतना जाम लगता है, इतनी भयंकर भीड़ होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे बाइक से, साइकिल से, उधर स्कूल की बसें, अब ये पता नहीं कि कैसे इन पर ये गिरी है, क्या हुआ, ये पटाखे चलाते आ रहे, जबकि वहाँ एक पुलिस वहाँ के लिए बनाई गई है। सीपी विद्या निकेतन के गेट पर ही एक पुलिस के लिए व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। अब वहाँ रहती भी पुलिस है। अब आज क्या कारण रहा कि मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस को बिल्कुल इन्होंने निगलेक्ट किया बच्चों ने। और ये ऐसा जो है आए दिन यहाँ वो होता रहता है एक्सीडेंट, आए दिन बच्चे जो है इस तरह की घटना होती रहती है। सतीश जी, सतीश, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और ये जगह जो है कहीं ना कहीं कई बार हादसों की गवाह ये जगह बन चुकी है। उसके बावजूद भी त्योहार का समय, भीड़ भाड़ पहले से ही मौजूद है, काफी जाम यहाँ लगता है, उसके बावजूद यहाँ पुलिस नहीं थी और इन 3 छात्रों की जान चली गई, 2 छात्रों की जान चली गई, गंभीर रूप से घायल है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही का बड़ा नतीजा है। इसे लापरवाही माना जाएगा अगर वहाँ, लेकिन सर बच्चे भी ऐसा होता है, बच्चे नहीं मानते, पुलिस फोर्स जो है ज्यादा नहीं वो उनको वो कर सकता, जबकि ये नाबालिग है तीनों, इसे तो पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी। एक बाइक जिसपे नाबालिग चला रहे हैं और वो भी 17 साल 16 साल के तीनों बच्चे हैं और इनका ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना कुछ होगा, और 3 सवारी ये भी गलत तरीके से चला रहे। पुलिस को तो वैसे ही इस पर एक्शन ले लेना चाहिए पहले ही 3 बच्चों को देख के, और जब छुट्टी होती है तो बच्चे ऐसे ही, इसमें नाबालिग बच्चे बाइकें लेकर आते हैं, जबकि प्रतिबंध है नाबालिग बच्चों के लिए कि कोई बाइक लेकर नहीं आएगा, नहीं चलाएगा। ये स्कूल की भी लापरवाही है इसमें। हाँ बिल्कुल। अब सतीश, अगर बात की जाए, पुलिस की लापरवाही तो है ही, लेकिन परिवार की भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई। इन बच्चों को आखिर लाइसेंस इनका है नहीं, अभी ये छात्र हैं और इन बच्चों को बाइक दे दी और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कि उनकी जान चली गई और त्योहार से पहले एक वज्रपात हुआ है परिवार पर। अगर ये जो पुलिस सक्रिय हो जाए और सीपी तिराहे पर चेकिंग की जाए तो वहाँ डेली यही जो है नाबालिग बच्चे बाइकें लेकर आते हैं और बड़ी तेजी से दौड़ाते भी हैं। वहाँ पर सब अच्छे परिवारों के लड़के होते हैं और सब नाबालिग होते हैं, ज्यादातर नाबालिग ही होते हैं जिनके पास ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ। उसमें स्कूल की भी इसमें वो लापरवाही है, क्योंकि उनको ये नियम है कि स्कूल में नहीं प्रवेश देना चाहिए जब नाबालिग बच्चा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और 3-3 सवारियां आके लड़के आते हैं और दौड़ते हैं, भागते हैं। लड़कियां भी स्कूल में पढ़ रही हैं, उद्योगता करते हैं, आए दिन ये तिराहे पर होता रहता है। बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही की वजह से 2 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, जबकि एक जो छात्र गंभीर रूप से घायल है और कहीं ना कहीं परिवार के भी गैर जिम्मेदाराना ये रवैया सामने आया, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा है कि परिवार के लोग आखिर ध्यान देते हैं कि बच्चों को इतनी उम्र में बाइक दिलाते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर जब पुलिस को होना चाहिए, त्योहार का समय है, ऐसे में पुलिस भी नदारद हुई और 2 बच्चों की जान चली गई। अब हम बात करेंगे बेईमानों का बोलबाला, कॉलेज में घोटाला। खबर सिवनी से है, जहां शासकीय पीजी कॉलेज में कई सालों से भारी गोलमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री क्रय और फोटोकॉपी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर कॉलेज प्रबंधन और मुख्य लिपिक मिलकर शासकीय राशि का बंदर बांट करते नजर आए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस महेश फोटोकॉपी के नाम पर बिल लगाए गए हैं, शहर के मरझोर क्षेत्र में ये जिस जगह दिखाया गया है वहां ये मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही अस्थायी कर्मचारी और सेवानिवृत्त चपरासियों के खातों पर भी लाखों रुपए की राशि डालकर गोलमाल किया जा रहा है।
अहम बात तो यह है कि कई सालों से इस कॉलेज में भाजपा नेता जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद घोटाले का यह खेल चल रहा है। वहीं फर्जी बिल, वाउचर और चेक काटकर राशि निकालने वाले मास्टरमाइंड मुख्य लिपिक वीसी सनोडिया कॉलेज के सरकारी दस्तावेज और वित्तीय प्रभार दिए बिना ही 15 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर इस मामले की जांच हो जाए तो कॉलेज प्रबंधन, अकाउंटेंट प्रभारी, कॉलेज के चपरासी सहित अनाधिकृत रूप से फर्जी बिल देकर सरकारी राशि का आहरण करने वाले कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। इस मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रविशंकर नाग कॉलेज के फर्जीवाड़े में पूर्व कॉलेज प्रबंधन को दोषी मान रहे हैं और मामला हाईकोर्ट में होने की बात कह रहे हैं, जबकि खुद के कार्यकाल में हो रहे फर्जीवाड़े से इनकार करते नजर आ रहे हैं। उनके कार्यकाल में कोई भी शिकायत न होने की वो बात कह रहे हैं। वहीं मुख्य लिपिक द्वारा चार्ज न दिए जाने के मामले में गोलमाल जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की और जब से मैं आया हूं 2023 से इस तरीके का एक भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं स्वयं ही बहुत सावधानी से काम करता हूँ और यदि आपके कथन में सच्चाई है तो आप बताएं सर, तो फिर मैं उसमें जांच करवाऊँ कि मेरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं 23-22-23 की, तो मैं तो इस बात को स्वीकार कर नहीं सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा, और संभव ही नहीं है। और राजकिशोर पाठक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर, सिवनी पीजी कॉलेज में लाखों के घोटाले का यह मामला सामने आया है, जिसमें चपरासियों के खातों में लाखों रुपए डालकर गोलमाल किया गया है। जिस फोटोकॉपी का बिल लगाया गया, जिस दुकान का जिक्र किया गया, वो दुकान भी मौजूद नहीं है। तो इस तरीके का फर्जी बिल और वाउचर लगाकर बिलों का भुगतान किया गया और बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। लेकिन मौजूदा जो प्राचार्य हैं वो इस घोटाले से इनकार कर रहे हैं। वो पूर्व के प्राचार्य पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं और मौजूदा समय में भी जो तमाम अनियमितताएं जो चल रही हैं उस पर भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। क्या कुछ है अपडेट इस खबर पर? राजकिशोर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो प्रभारी ने फर्जी बिल वाउचर लगाकर गोलमाल किया है और ये लाखों का घोटाला बताया जा रहा है। पीजी कॉलेज में लाखों का ये घोटाला, जिस पर आंख मूंद कर अधिकारी बैठे रहे और अब जो है मौजूदा प्राचार्य भी है गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। प्रभारी ने फर्जी बिल लगाकर गोलमाल किया। सिवनी पीजी कॉलेज में ये लाखों के घोटाले का ये मामला सामने आया है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रॉप कटिंग कार्य, किसानों का आभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्रॉप कटिंग कार्य, किसानों का आभार। खबर संभल से है, जहां बहजोई विकासखंड के ग्राम मैथरा धर्मपुर में धान की फसल की क्रॉप कटिंग का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया स्वयं मौके पर पहुंचे और किसानों की फसल उत्पादकता का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने किसान देवकी के खेत की त्रिकोण मीटर क्षेत्र की धान की फसल की कटाई करवाई और निर्धारित मानक के अनुसार उसका वजन मपवाया। जिलाधिकारी डॉक्टर पेंसिया ने बताया कि क्रॉप कटिंग का कार्य सभी जनपदों में रैंडम तरीके से चुने गए खेतों में किया जाता है, ताकि औसत उत्पादकता का सटीक आकलन किया जा सके। इन आंकड़ों को शासन को भी प्रेषित किया जाता है, जिससे जिले की कुल उत्पादकता का सही अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि उत्पादकता मानकों से कम पाई जाती है तो जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है उन्हें इसका लाभ दिया जाता है। इसलिए सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराना चाहिए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा या उत्पादन में कमी की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय किसान भी उपस्थित रहे। और अब हम बात करेंगे तेजस मार्क 1A की उड़ान गूंजा आसमान। भारत के लिए शुक्रवार का दिन बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मौजूद थे। इस मौके पर
HAL की LCA के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT 14 ट्रेनर की दूसरी लाइन का उद्घाटन हुआ है। दरअसल अब MiG-21 रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। वहीं 83 MK-1A विमानों की डिलीवरी 2029 तक होगी। दरअसल ये देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि HTT की दूसरी उत्पादन लाइन और तेजस मार्क 1A की तीसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया है। यह कदम भारत के लिए रक्षा विनिर्माण ढांचे को मजबूत बनाएगा और आपको बता दें कि तेजस भारत का अपना बनाया हुआ लड़ाकू विमान है। यह 4.5 पीढ़ी का यानी कि 5वीं पीढ़ी से थोड़ा सा कम मल्टी रोलर फाइटर जेट है, यानी कि हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब कर सकता है। तेजस MK-1 विमान पहले से ही वायुसेना में है, लेकिन MK-1A इसका एडवांस वर्जन है। इसमें नई तकनीकें लगी हैं जो इसे अधिक ताकतवर बनाती हैं। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।